सर आप अपनी लाइफ में खुश हैं अभी आप जहाँ पे हैं? जो व्यक्ति अगर सोचता नहीं है, जिसने कभी इतना बड़ा सपना नहीं देखा हो, वहाँ पहुँच जाएगा, तो उस व्यक्ति से पूछो क्या होगा। तो आपको ये आइडिया कैसे आया था कि हम सबको मिलकर एक श्रीधी नाम का ये ब्रांड चालू करना चाहिए? आपने किस उम्र में ठान लिया था कि नहीं मेरे को अब घर में सपोर्ट करना ही पड़ेगा? ये कब समझ आ गया था आपको? 10-12 साल की उम्र से मैं पहले मांग चुका माफ़ी, बार बार क्यों मांगूंगा। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वो तो आप हर पल किसी ना किसी से आप सीखोगे। उस जमाने में 32 लाख रुपए का कर्जा हो गया था हम पे। मतलब जहाँ पे परिवार टूटा वहाँ आदमी बिखर ही जाता है। ये 100% है। माफी दूध मांग- का बिजनेस है, दूध का धुलावा नहीं। उज्जैन में जो शांति, जो प्रेम और जो आपस का भाईचारा है, वो कहीं नहीं मिलेगा। हम छोटे थे, करीबन होंगे 8 या 9 साल के। उस समय हमारे यहाँ ड्राइवर थे रामचंद्र भैया। हमने उन्हें आवाज़ लगाई रामचंद्र, पीछे से झापड़ पड़ा, हम वहीं गिर पड़े। कोई भी बिजनेस होगा, गिरना चढ़ना तो ये होता ही रहता है। किसी समय गिरेगा, किसी समय उठेगा, तो ये तो बिजनेस है, रिस्क। तभी तो लोग नौकरी पसंद करते हैं। अमीर बनना अच्छी बात है, जल्दी बनना बुरी बात है। सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं? सक्सेस का कोई अंत तो है नहीं, जितनी मिलती जाए, बस सक्सेस सर पे न चढ़े। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो आपको लगता है एक बिजनेसमैन में होनी चाहिए, वो क्या है? एक तो गंभीर होना चाहिए बंदा, और हर सक्सेसफुल ब्रांड के पीछे एक कहानी होती है, सपने, मेहनत और डेडिकेशन की। आज हम आप सभी के सामने एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं श्रीधी मिल्क की, जो कि डेयरी इंडस्ट्री में एक इंस्पायरिंग वेंचर बन चुका है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इस कंपनी के प्रमोटर मिस्टर मुकेश जैन सर। तो सर, वेलकम टू यू ऑन आवर पॉडकास्ट। Thank you. इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। थैंक यू। तो सर के पास डेयरी इंडस्ट्रीज के अलावा भी रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, और यही एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से वो आज इस मुकाम पर बैठे हुए हैं। तो आज हम उनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया हूँ बेटा, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। सर शुरुआत शुरू से करेंगे, आपके जन्म से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपका जन्म से। आपका सर जन्म कहाँ का है? उज्जैन, महाकाल बाबा की नगरी से। महाकाल की नगरी, शुरुआत ही महाकाल बाबा के नाम से हुई है, तो आगे का पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा होगा, समझ में आ रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उज्जैन ने सर आपको क्या दिया, क्या सीख दी है उज्जैन ने? उज्जैन क्योंकि मेरी जन्मभूमि है, तो उसने मुझे ही पूरा उज्जैन नहीं दिया है, और महाकाल बाबा के आशीर्वाद से आज इस मुकाम तक उज्जैन ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं 92 में मैंने उज्जैन छोड़ा था, लेकिन आज भी मैं उज्जैन से जुड़ा हुआ हूँ। उज्जैन में एक ऐसा है कि आदमी कितना ही कुछ कमा ले, कहीं भी चला जाए, कुछ भी कर ले, पर उज्जैन में जो शांति, जो प्रेम और जो आपस का भाईचारा है, वो कहीं नहीं मिलेगा। तो वीक में 10 दिन में एक बार मैं उज्जैन ज़रूर जाता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ, अपने परिवार से मिलता हूँ। वहाँ मेरे चाचा चाची भी रहते हैं, वहाँ होटल भी है हम लोगों की। तो उज्जैन ने ही दिया जो भी दिया है, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जन्मभूमि तो कोई नहीं भूल सकता। उज्जैन मतलब देखिए एक डिवाइन पावर है सर वो। मतलब बिल्कुल उज्जैन है। में एक ऐसी शक्ति है कि आदमी जोश में अपने आप आ जाता है। आप देखिए कुंभ के टाइम में देखिए उज्जैन की नगरी में मतलब रंग छा जाते हैं एकदम। चलिए तो शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। तो आपकी स्कूलिंग ग्रेजुएशन सब उज्जैन से ही है? हाँ, स्कूलिंग उज्जैन से हुई है, और कालिदास मॉन्टेसरी स्कूल था उज्जैन में, और वहाँ से मैंने 8th पास की। फिर लोकमान्य तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसे लोटी स्कूल के नाम से अधिकतर लोग पहचानते हैं, जो भी उज्जैन का होगा या आसपास का होगा वो लोटी स्कूल के नाम से पहचानेगा। तो मेरा 12th वहाँ वहाँ से हुआ, और चूँकि उसके बाद मैं फिर भोपाल आ गया था बिज़नेस के हिसाब से, और प्राइवेट मैंने विक्रम यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया। ओके। तो मेरा एमकॉम तक की पढ़ाई हुई है, और बाकी समय एवरेज बच्चा ही था मैं, इतना भी ज़्यादा वो नहीं, पर हाँ 60% से 65% वाला फर्स्ट डिवीज़न पास जरूर उस होता समय था। 60% तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, फर्स्ट आज के डिवीज़न समय मतलब मिठाइयाँ बँट जाती थी। हाँ, फर्स्ट डिवीज़न मतलब मिठाइयाँ बँटना ही है। मतलब देखा जाए आप पढ़ने में अच्छे ही थे शुरू से। हाँ, पर पढ़ाई का समय हमारे पास बहुत कम रहता था। एक आध घंटा दिन भर में पढ़ लिए, कोचिंग वोचिंग जाते नहीं थे। खुद से 1 घंटा अगर हम पढ़ लेते थे, बस जितना पढ़ सकते थे वही।
ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर अब थोड़ा शिफ्ट करते हैं अपने कन्वर्सेशन को। आपके फादर मदर के बारे में आप कुछ बताएंगे? हमारे फादर बाबूलाल जी जैन साहब, जो उन्हें बोला जाता है मिल्क इंडस्ट्री में प्राइवेट दूध, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट दूध लाने वाले मध्य प्रदेश में सबसे पहले इंसान वही थे। मिल्क इंडस्ट्री में सबसे पहला कदम उन्होंने रखा, जिसको आगे बढ़ाते हुए आपने श्रीधि को शुरू करा। जी। चलिए, इसी बात पे पहले आते हैं, आपके फादर का फैमिली बिजनेस था? हाँ, वो ट्रांसपोर्टेशन और कलेक्शन, जो सरकारी डेयरियों में दूध गांव से आता था उसका ट्रांसपोर्टेशन करते थे, और दूध का डिस्ट्रीब्यूशन जो पैकेट बन के आता था, तो वो एजेंसी थी हमारे पास सांची की। ओके, तो मतलब आपने कभी सोचा आपको ये फैमिली ही बिजनेस ज्वाइन करना है, अपना कुछ करना है, या बचपन से कभी ऐसा ख्याल था? बचपन से यही था कि कुछ भी करना है, नौकरी नहीं करना है। 100% कंसेप्ट क्लियर थे बचपन से ही। मतलब 13 साल 14 साल की उम्र में मैंने खुद साइकिल से घर घर जैसे बंदियाँ बांटते हैं बच्चे, पेपर बांटते हैं, मैंने दूध की बंदियाँ बांटी हैं। कितने उस साल की समय उम्र से? 13 साल की उम्र। 13 की? तो क्यों, घर 13। में मतलब फाइनेंशियल इशू था या आप हाँ चाह बेटा, रहे वो थे? घर में हम लोग इतने पैसा नहीं था कि बहुत लेविशली जी ले, ऐसा नॉर्मल एक मध्यम परिवार से भी थोड़ा सा नीचे ही समझो आप, उस लेवल पे ही था। तो ये जर्नी काफ़ी आपकी कठिन रही है, आप उस मुकाम से लेके आज यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके पीछे काफ़ी स्ट्रगल रहे हैं, तो उनके बारे में ज़रूर आगे जानेंगे। बिल्कुल। तो सर, शुरुआत करते हैं आपके माइंडसेट से। आपने किस उम्र में ठान लिया था कि नहीं, मेरे को अब घर में सपोर्ट करना ही पड़ेगा? ये कब समझ आ गया था आपको? 10-12 साल की उम्र से ही। फिर वहाँ से कैसे शुरुआत करी आपने कमाने की? फिर जब हमारा वो होता था कि अ- अपन क्या कर सकते हैं, इतने छोटे हैं अभी अपन, पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ा मैं हमेशा कॉन्वेंट स्कूल में ही हूँ, तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने ये शुरू किया कि यार ये सुबह बंदी बांटते हैं अपने यहाँ से लड़के ले जाके, और इनको 5-7 रुपये 8 रुपये रोज़ मिल जाते हैं। तो मैंने कहा अपन उठते तो जल्दी हैं, दूध का बिज़नेस घर में, तो क्यों ना 1 घंटे जाकर अपन भी ये बंदी बांट लें, तो अपने 5-7-8 रुपये जो भी ये कमीशन बनता है वो बच जाएगा रोज का। तो ये सोच के मैंने स्टार्ट किया था कि 5-7-8 रुपये उस समय बहुत होते थे। आज के समय देखा जाए, इन कामों को बहुत छोटा मानने लगे हैं लोग, कि शुरुआत करना है एक तो बड़ी ही करना है, ये नहीं सोचेंगे कि शुरुआत तो छोटे से ही होती है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आज इस मुकाम पे भगवान के आशीर्वाद से हम लोग पहुँचे हैं। उसके बाद भी अगर मुझे ऐसा लग रहा है आज मेरा ऑफिस साफ़ नहीं है, मैं स्टाफ को ना डांटता हूँ ना बुलाता हूँ, मैं खुद साफ़ कर लेता हूँ। झाड़ू लगाने में भी मुझे शर्म नहीं है, लेबर कम आई है, अगर मुझे गाड़ी लोड करना है तो मैं वहाँ पे भी गाड़ी लोड करने पहुँच जाता हूँ। अब चूँकि मैं खुद हाथ लगा रहा हूँ, तो हमारे जितने अधिकारी वो सब देख रहे हैं कि यार भैया कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, तो वो खुद भी लग जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता स्टाफ है नहीं है, काम आसानी से निपट जाता है। सब एक समान है। सब एक समान है हमारे यहाँ, कोई जीएम नहीं है, कोई नहीं, जिसके पास जो काम आया उसको करना है। बहुत अच्छी एक बात। परिवार है हमारा, श्रीधि परिवार है, पूरा स्टाफ हमारे पास काफ़ी साल पुराना है, और हम सब साथ में ही इसको एक परिवार की तरह, परिवार का खुद का काम, मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि नौकर है या ये, वो खुद अपना काम समझ के इसको करते हैं। तो ये 13 साल की उम्र से आपने ये दूध बांटने का काम शुरू करा था, इस काम को आपने कब तक कंटिन्यू रखा था? लगभग 20 साल, 18-20 साल की उम्र तक ये सेम काम करा? ये किया। पहले साइकिल से बांटा, फिर हीरोपुक आई, लूना आई, फिर हीरोपुक आई, हीरोपुक के बाद यामा से भी दूध बांटा, तो एक स्कूटर से भी बांटा। तो इसका एक आनंद अलग आता था। और दूध का क्या होता था, सुबह 4 बजे उठ के आप निकल जाओ, 5 बजे तक 200 पैकेट की बंदी आप बांट के घर आ जाओ। ताकि सुबह 4 बजे इसलिए बांटता था, छोटे थे, शर्म आती थी कि कोई यार स्कूल का फ्रेंड देख लेगा, पढ़ तो कॉन्वेंट में रहा है, बोले बंदी बांटता है। आज तक मैंने बाद में जब समझा तब बताया उनको कि यार ऐसा है, कभी किसी ने देखा नहीं कि मैं दूध की बंदी बांटता था आज। जीवन में और दोस्तों को पता तो था, पर कभी उन्होंने भी ये एहसास नहीं कराया कि तू दूध की बंदी बांटता हमारे साथ उठने बैठने लायक नहीं है। तो दोस्तों ने भी बहुत सपोर्ट किया, परिवार ने पूरा सपोर्ट किया। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता बेटा, वो तो काम करने से होता है। और जब आप, आज मैंने दूध की बंदी बांटी, तब मुझे उस जगह का भी पता है कि वहाँ क्या लूप होल्स हो सकते हैं, क्या हो सकता है दूध, क्योंकि आप दूध तो बांट के आ गए,
हिसाब मिलाना, कितना दिया, किसी ने कहा आज एक पैकेट कम चाहिए, लड़के ने वो बेच दिया, जेब में पैसे रख लिए, आपने तो यहाँ उनके नाम लिखा है, जब आप महीने पे पेमेंट लेने जाओगे वो बोलेंगे कि एक पैकेट कम था हमारा उस दिन, आप हिसाब मिला भी नहीं पाओगे। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें खुद करके समझ में आता है कहाँ क्या लूप होल होते हैं। जीवन में सबसे बड़ी सीख ये है कि पहले शर्म छोड़ो और काम करो। तो ये दूध बांटने के बाद फिर आपने अपनी जर्नी को कैसे शुरू करा, फिर क्या करा आपने? फिर पिताजी का बिजनेस ही था। उसके बाद हम शाम को चिंतामण जवासिया करके एक गांव है उज्जैन के पास, तो वहाँ कमांडर जीप से दूध आता था जो सांची डेयरी जाता था। तो 360 रुपये उस समय सैलरी हुआ करती थी ड्राइवर की। मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके 17-18 साल की उम्र में गाड़ी ड्राइव करके चिंतामण जवासिया का शाम का कलेक्शन दूध का और डेयरी छोड़ता था। तो उस समय मुझे 360 रुपये घर से मिलते थे। 360 रुपये बहुत होते थे उस समय, बल्ले बल्ले। तो सर आपको जो वो पैसे मिलते थे उन्हें आप किस तरह से इस्तेमाल करते थे? हम लोगों का जॉइंट परिवार है। चाचा, हमारे डैडी सबसे बड़े थे, चाचा, चाचा के बच्चे, हम सब साथ में थे। और टचवुड आज तक एक ही छत के नीचे रहते हैं और आज भी हम साथ में हैं, बिजनेस में भी साथ में हैं। सगे भाई तो साथ रह सकते हैं, चाचा के बच्चों के साथ रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, चूँकि मैं सबसे बड़ा हूँ घर में। तो हम सब साथ में ही, वो मेरे एक तरह से छोटे भाई, बेटे, दोस्त, कुछ भी कह सकते हो आप उनको। जैसे 360 रुपये जब मैंने अभी बात बताई आपको मिलते थे मुझे, मैं नए कपड़े खरीद के लाता था हर महीने एक। जी। पहले मैं देता था छोटे भाइयों को कि पहले तुम पहन लो। फिजिक्स हम लोगों की सबकी लगभग सेम ही थी। पहले वो पहनते थे 5-7-8 बार, उसके बाद वो कपड़ा मैं पहनता था। आपने मतलब हमेशा से ही मेरे भाइयों के responsibility- लिए मैं हमेशा ही मतलब कोशिश करता हूँ कि उनका दिल हर्ट ना हो, उनको कभी ये एहसास नहीं। और आज मेरे भाई भी मुझे अपने पिताजी की तरह ही संभाल के रखते हैं और जो हमने कहा वो मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाइयों की ये एकता है जो कि श्रीधि के सक्सेस का कारण बनी है। 100%। कोई भी मिल्क का काम अकेला आदमी कर ही नहीं सकता। 10 लूप होल्स होते हैं, 10 जगह चेकिंग करना पड़ती है, एक आदमी 10 जगह नहीं जा सकता। और बिना परिवार के, बिना घर के व्यक्तियों के ये बिज़नेस कर ही नहीं सकता। दूध जहाँ से चलेगा, जहाँ इकट्ठा होगा, वहाँ पर चोरी हो सकती है। टैंकर से आएगा फैक्ट्री तक, वहाँ चोरी हो सकती है। फैक्ट्रियों में चोरी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो हर पॉइंट पे चेकिंग पॉइंट के लिए घर का बंदा होना ज़रूरी है। अगर मैं मिल्क इंडस्ट्री के बारे में बताऊँ तो अगर कोई बंदा घर के 2-4-6 लोग हैं तो ही उसे मिल्क इंडस्ट्री में आना चाहिए, या टीम हो उसकी, दोस्तों की टीम हो। 5 से 6 लोगों की ज़रूरत इसमें पड़ती है, क्या सर? जो घर के होना चाहिए। तो आपका कहना ये है कि जो भी टीम होनी चाहिए उसमें ज़्यादातर लोग ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आप किसी वो पर भी भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। जो भी बिजनेस हो, ये नहीं मिल्क इंडस्ट्री है या कोई भी, बिना ट्रस्ट के तो आपको कोई भी धोखा दे के चला जाएगा, और देते भी हैं। तो आप ये समझो कि वो सीख है आपको, आप उससे सीखो। तो सर अब थोड़ा सा श्रीधि के बारे में आते हैं। तो आपको ये आइडिया कैसे आया था कि हम सबको मिलकर एक श्रीधि नाम का ये ब्रांड चालू करना चाहिए? ये ब्रांड नितिन जैन साहब जो हैं, जी हमारे चाचा भी लगते हैं वो, जी। उनकी सोच थी ये। अच्छा। उन्होंने स्टार्ट किया था। उस समय हम किसी और ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, हम C&F थे उस ब्रांड के। हमसे बोला गया कि हम ये नया चालू कर रहे हैं, आप लोगों को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, पर चूंकि हम किसी और कंपनी का काम कर रहे थे इसलिए हमने इन्हें पहले मना किया। फिर जब उस कंपनी ने हमसे कहा कि अब जैन साहब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप 1 साल बाद हम आपको बाहर करेंगे, तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने इनसे बात की कि अब अपन भोपाल में भी प्लांट शुरू कर सकते हैं, और फिर हम उनसे जुड़े। वो बड़े खुश हुए इस बात को लेके कि ताकत डबल हो जाएगी, 1 और 1 हम 11 हो जाएंगे। तो भोपाल प्लांट में हम उनके साथ जुड़े। फिर सर सबसे पहले तो आपसे बात करके एक अलग ही एनर्जी फील हो रही है, तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। सर आप अपने बचपन की कोई एक ऐसी मेमोरी जो आपको अभी तक याद हो, उसने आपकी लाइफ पे कोई ऐसा इफेक्ट डाला हो कि आपको अभी तक वो सोच में आती है वो चीज़? कोई भी अच्छी चीज़ हो सकती है, कोई भी बुरी चीज़ हो सकती है। एक बुरी चीज़ बताता हूँ। हम छोटे थे, करीबन होंगे 8 या 9 साल के। उस समय हमारे यहाँ ड्राइवर थे
रामचंद्र भैया, जो अब नहीं रहे। तो हमने उन्हें आवाज़ लगाई रामचंद्र, पीछे से झापड़ पड़ा, हम वहीं गिर पड़े। हमारे दादाजी ने हमें वो बहुत तेज चांटा मारा। 2 मिनट के लिए तो समझ में नहीं आया, दिन में तारे नज़र आने लगे। बोले क्या बोला? तो बोले रामचंद्र भैया। फिर एक लगाया, बोले आपने रामचंद्र बोला था, भैया नहीं लगाया था। वो दिन है, आज का दिन है। हम किसी भी बड़े से बात करते हैं तो पहले जी लगाते हैं, बाद में जी लगाते हैं, या उनका भैया, दादा या कुछ भी ऐसा बोल के ही बात करते हैं। तो वो एक सीख मरते दम तक याद रहेगी कि चाहे छोटा हो, बड़ा हो, आपके यहाँ का नौकर हो या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही अच्छी बात सही कही सर आपने। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जब हम मंडीदीप के प्लांट पे पहुँचे, सर के साथ जितने भी काम करने वाले थे, कोई भी सर को सर नहीं कहता, सब भैया की ही कह के बुलाते हैं। सब एकदम फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं सर को। ये चीज़ सर बहुत अच्छी सीखने के लिए मिली, ये हम भी अपने जीवन में हमेशा याद रखेंगे। वेरी गुड। सर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आपने बोला कि आप फिर ड्राइवर का आपने काम करा था, हाँ। ये दूध बांटने के बाद, वहाँ से फिर कैसी जर्नी रही आपकी? वहाँ से इसके बाद फिर एजेंसियाँ मिली हमें, दूध की सांची की एजेंसी मिली, उज्जैन शहर की एजेंसी मिली। फिर डेडी प्राइवेट एक दुग्ध सरिता करके दूध आता था, वो प्राइवेट दूध सबसे पहला वही था। क्योंकि किसी कारणवश वो चल नहीं पाया और वो भोपाल में था उसका प्लांट, तो वो उन्होंने काम बंद किया, दिवालिया निकल गया एक तरह से, ये बोल सकते हैं। उस समय हमारा 32 लाख रुपए का, उस ज़माने में 32 लाख रुपए का कर्जा हो गया था हम पे, क्योंकि हमने किसानों से दूध लेके उनको दिया, हमें तो किसानों को पैसा देना था। तो 32 लाख का कर्जा लेके 92 में डैडी फिर वापस भोपाल आए। डैडी ने, अब मैं एक छोटा सा और एक वाकया बताता हूँ इसके लिए कि हम आज भी एक क्यों हैं। डैडी ने अपने भाइयों को बुलाया, उन्होंने कहा कि अब ये गड़बड़ हो गई है, 32 लाख का कर्जा हो गया, अपने पास प्रॉपर्टी वगैरह अपना जो भी है इतना तो है ही कि अपन कर लेंगे, तो अपन एक काम करते हैं, हिस्सा पाती कर लेते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। 32 लाख का कर्जा मैं चुकाऊंगा और जो मेरे हिस्से में आएगा वो बेच के मैं कर्जा चुकाऊंगा। मेरे दोनों चाचा जो डैडी के साथ बिजनेस में थे, उन्होंने कहा कि दादा जब पैसा कमाया तो सबका, और गंवाया तो केवल आपका, ये कहाँ का न्याय है? आपको क्या करना है आप तो ये बताओ। तो बोले मुझे दूध का ही बिज़नेस करना है वापस, मैं दूध का ही व्यापार करूँगा और जहाँ से पैसा खोया वहीं से लाऊंगा। तो बोले मतलब आपको भोपाल जाना है? बोले आप सूटकेस बांधो अपना और आप भोपाल निकलो, इधर का हम देखेंगे। तो जो कई लोग होते हैं कि यार डूब रहे हैं, तो पैसे की डिमांड की, तो कुछ गोल्ड बेचा, कुछ प्रॉपर्टी बेची। तुरंत लोगों के जब पैसे देना शुरू करे तो समझ गए वो लोग कि यार कुछ तो गड़बड़ है, पैसा वैसा तो है, मतलब पार्टी सॉलिड है, अभी अपना चुका रही है पैसा। फिर उसके बाद ABCD से फिर शुरू किया व्यापार 92 में। तब मैं भोपाल डैडी के साथ आ चुका था और इसी में रम गए, इसी में वापस शुरू किया। फिर पहले हम टैंकरों से दूध ला के बेचते थे, फिर मंथन करके एक कंपनी थी, मंथन दूध नाम सुना होगा, जो अब बंद हो गई। और उसके बाद हमने सौरभ का काम किया। अब चूँकि सौरभ वालों ने भी कहा जैन साहब आपकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर हमने ये पहला ब्रांड हमारा स्टार्ट किया और इस ब्रांड के साथ हम जुड़े। मतलब लाइफ में इतनी ठोकर खाने के बाद, सब जगह काम करने के बाद आपको जो एक्सपीरियंस मिला, वो पूरा एक्सपीरियंस आपने अपने ब्रांड को दिया, तब Yes, जाके ये ब्रांड बिल्कुल, इतना बड़ा है। बिल्कुल। और एक माइंडसेट जो मेरे को आपसे सीखने के लिए मिला कि 32 लाख का घाटा होने के बाद उस टाइम पे, आज के समय में तो उसकी बहुत वैल्यू होगी 32 लाख की। आज शायद वो 32 करोड़ से ज़्यादा है। 32 करोड़, तो मतलब आप देखिए 32 लाख के घाटे में उस समय होने के बाद आप फिर से उठे हैं और उससे बड़े मुकाम पे आए हैं, तो इससे सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा। ये परिवार का एका और परिवार एक साथ है, कंधे से कंधा मिला के, ये वो जीत है। आज हमारे डैडी अकेले इतना ये सब एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते थे बिना अपने भाइयों के, अपने भतीजों के। तो जो आज आप देख रहे हो, ये हम सब भाइयों की और एकता का ही नतीजा है, जो आज हम यहाँ मुकाम पे पहुँचे। मतलब जहाँ पे परिवार टूटा वहाँ आदमी बिखर ही जाता है, ये बात तो है। 100% है, 100% है। ये मान के चलो कि बिना परिवार के बड़ा व्यापार करना कठिन आता है। कठिन काम है। तो सर, श्रीधि जब आपने ज्वाइन किया था तब वो किस जगह पर था
जहाँ वो आज है उसके कंपैरिजन में? 1 और 1 11, जैसे बताया था। जी। तो जस्ट डबल से ऊपर निकल गए हम लोग। तो आप लोग जब मिले तब आप लोगों ने किस तरह से काम को डिवाइड करा, तब आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह उठाई थी? बेटा ये हमारा शुरू से ही था कि इसके पहले भी जब हम C&F थे, हम 3 भाई इस बिज़नेस में हैं। 2 मेरे कज़िन ब्रदर हैं, एक मैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो फैक्ट्री का जो काम है, जो फैक्ट्री से दूध आएगा, बनेगा, करेगा, वो सब मेरी जिम्मेदारी होती थी। फाइनेंस और दूध इकट्ठा करना वो मुझसे जो छोटा है उसकी जिम्मेदारी होती थी, और जो सबसे छोटा भाई था उसका मार्केटिंग का काम था। तो तीनों भाइयों ने मिलके हम लोगों ने पहले से ही काम बांट रखे थे। और अगर मान लो मुझे मेरा कोई दोस्त है, उसने कहा कि भाई मुझे एजेंसी दे दे, एजेंसी मैं डायरेक्ट नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि चूँकि मार्केटिंग का काम छोटे भाई का है, मुझे उससे बोलना पड़ेगा, कोई इंटरफेरेंस मेरा नहीं रहेगा। कोई भी बात होगी तो जिस डिपार्टमेंट का जो काम संभालता है उसको बोला जाता है, मेरा दोस्त है, अगर दे सकते हो, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप एजेंसी दे दो, मेरा फ्रेंड है। और अगर वो नहीं देगा तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी भी कुछ दिक्कतें होंगी जो वो नहीं दे पा रहा है। सर मतलब ये चीज़ शुरू से ही देखने को मिली है कि आप सभी भाई एक साथ रहें और सारे काम बराबर डिवाइड करें और बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस कम कराएं। बिल्कुल नहीं, नहीं के बराबर। बाहर के लोगों का तो इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। सर जैसे बात करी आपने कि आप फैक्ट्री का काम संभालते हैं, हाँ, तो फैक्ट्री में जो 2 पैर के राक्षस जिनको आप कहते हैं आते हैं, उनको संभालना कैसा रहता है? बहुत ईजी है। आजकल सबके बंधे हुए हैं सारी फीस, कोई दिक्कत नहीं। और अगर तब दिक्कत आती है कि आपके पास पेपर्स ना हो, आप गलत काम कर रहे हो, सफ़ेद काम है ये, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आती कि आप गलत करोगे तो दिक्कत आती है। अगर आपका काम सही है तो कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे हमें पता पड़ा आप एक तो श्रीधि में जुड़े हुए हैं, फैक्ट्री आप संभालते हैं यहाँ की, एक मंडीदीप का प्लांट, उसके बाद आप रेंटल बिजनेस में भी हैं प्रॉपर्टी के। हाँ, तो प्रॉपर्टी भी, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि कहीं बिल्डर हूँ या ऐसा कुछ है। मैं प्रॉपर्टी लेके और बेचना, हम्म, ट्रेडिंग का काम करता हूँ। और वो सभी करते हैं, जितने बड़े व्यापारी होंगे वो साइड बिजनेस ये करते ही हैं, सेम मेरा भी है। तो ये इसकी शुरुआत कैसे करी आपने, जैसे आपने जब बताया? भोपाल आए थे तब ज़्यादा पैसे नहीं थे हम लोगों के पास, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाना ज़रूरी था, और जो कर्जा था वो चुकाना था। धीरे धीरे पैसा आना शुरू हुआ, तो उस समय ज़मीन 100 रुपये स्क्वायर फीट, 150 रुपये स्क्वायर फीट में, जो कि आज 25,000 30,000 रुपये स्क्वायर फीट हो गई है, उस समय मिलती थी। तो इधर लिया, इधर 6-8 महीने बाद बेच दिया प्रॉफिट कमा के। तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार ये पैसा थोड़ा सा सेव करके, और ये साइड बिजनेस शुरू किया था मैंने। मतलब सीधी बात यह है, अगर आप कहीं से कमा रहे हो तो अपना खर्चा कम रखो, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखो, और उससे जो रिटर्न आ रहा है उससे अपना खर्चा करो। बिल्कुल ठीक है, एक तरीके से ये आप कहना चाह ये रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। और चूंकि हम चाहते तो मकान बना लेते, तो बिज़नेस को हम ग्रो नहीं कर सकते थे उस समय। जब पैसा आया तो जो प्लाट का बिज़नेस किया हम लोगों ने, ये सब किया हमने। अभी 10 साल पहले अभी घर बनाया है, ओके। और इसके पहले हम किराए के घर पे ही रहते थे। किराए के घर से आज खुद के घर तक का सफ़र है, हाँ, मतलब शुरुआत में आपने एक लाइबिलिटी नहीं खरीदी, पहले एसेट बनाए। हाँ, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा माइंडसेट है, लोगों को इससे सीखना चाहिए कि कैसे एसेट में इन्वेस्ट करें और उससे इनकम हो उसको वापस अपन बिजनेस asset में लगाएं। लगाना चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो उज्जैन में आपके होटल हैं आपने बताया? हाँ, श्रीमद के नाम से एक होटल है फ्रीगंज में। श्रीमद, तो श्रीमद, श्रीमद श्रीमद भागवत गीता श्रीमद का ओके। श्रीमद। ओके, तो ये बिजनेस आपने कौन सी ईयर से स्टार्ट करा? होटल अभी हमारा एक लगभग शुरू हुए 4-6 महीने ही हुए। अच्छा काम कर रहा है? पेरेंटल प्रॉपर्टी थी, तो उसमें पहले हम लोगों ने हॉस्पिटल डालने का सोचा था, पर समझ में आया कि 500 रुपये की चीज़ 5,000 रुपये लेना पड़ते हैं। बड़ा दिल दुखता था कि ये अपने बस का नहीं है हॉस्पिटल लाइन। तो वो फिर हमने कैंसिल किया और उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो वो होटल की जर्नी आपकी कौन से ईयर से शुरू हुई है वैसे? अभी 2025। 2025। वो अच्छा कर रहा है बिजनेस? हाँ, बहुत बढ़िया है। मतलब उज्जैन के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। उज्जैन में जैसे कई लोग आते हैं दर्शन के लिए, रुकते ही होंगे, तो शनिवार, बहुत अच्छा रविवार, बिजनेस है। सोमवार 3 दिन तो बुकिंग फुल रहती है, बहुत अच्छा बात है। बाकी 50% के ऊपर ही रहती है। सर आप अपनी लाइफ में खुश हैं अभी आप जहाँ पे हैं? जो
व्यक्ति अगर सोचता नहीं है, जिसने कभी इतना बड़ा सपना नहीं देखा हो, वहाँ पहुँच जाएगा, तो उस व्यक्ति से पूछो क्या होगा, खुशी क्या होगी? खुशी क्या होगी। वो खुशी मेरे पास है। जैसे महाकाल की नगरी की आपने बात करी, उज्जैन की। उज्जैन पे एक बार वापस आते हैं। उज्जैन से आपने बताया आपको क्या क्या सीखने के लिए मिला, लेकिन आप वापस उज्जैन को क्या देंगे? जैसे सीखने को तो आपको बहुत कुछ मिला, प्यार मिला, सब कुछ मिला, महाकाल का आशीर्वाद मिला, अब देना क्या है उज्जैन को? जैसे श्रीमद होटल की बात करी अभी, देना क्या चाहेंगे? देखो, महाकाल बाबा के रहते बाकी किसी की ताकत नहीं है कि वो कुछ दे। उन्हें जो चाहिए, जिससे चाहिए, वो ले ही लेते हैं। तो महाकाल बाबा का ऐसा आशीर्वाद है और महाकाल बाबा की कृपा से जब जो बोलता है उज्जैन के लिए, मैं करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मेरे मुंह से कभी ना नहीं निकलता, क्योंकि उज्जैन महाकाल बाबा की हमारे नगरी है और उन्होंने जो बोला है, किसी ने भी बोला है तो उनके ही थ्रू बोला है, क्योंकि वो तो आके बोलेंगे नहीं, तो उन्हीं के थ्रू बोला है। जो भी अच्छे काम होते हैं करने की कोशिश करता हूँ, जितना अपने पॉकेट में जगह होती है उतना करता हूँ। और उज्जैन के लिए एक अलग ही मेरा प्रेम है, तो वो उस हिसाब से मेरे जो जो बनता है मैं कर लेता हूँ। घूमने फिरने का शौक है सर आपको? बहुत ज़्यादा है। कहाँ साल में 3 बार मैं बाहर जाता हूँ घूमने। इंडिया के या? इंडिया के बाहर साल में 1 बार, हम्म। और बाकी 2 बार बच्चों के साथ 15 दिन 20 दिन बाहर रही। कोई ऐसी मेमोरी आप इंडिया के बाहर गए हो आपको याद हो? वैसे तो मेमोरी सारी अच्छी होती है। सारी अच्छी हैं, सारी जगह होके आए हुए हैं। पर एक बात बता दूं बेटा, बाहर जो है, आप अगर रहना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो 10 दिन 12 दिन 15 दिन के बाद तो आपको लगता है वापस इंडिया भागो। सुकून तो अपने ही है। और इंडिया में आप मेरे को 1 महीना घुमा लो, मैं घूमता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बोला घूमने जाता का है शौक है। कि ट्रैवल करने से इंसान बहुत कुछ सीखता है, तो ट्रैवल करने से ऐसी कौन सी सीख है जो आपको मिली है? किसी को देख के, किसी को मतलब दुनिया में देखते हैं हम चीज़ें, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, सबसे बातें करते हैं, अलग अलग कल्चर देखते हैं, कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो आपको कुछ सीखने मिला ऐसा? मेरा पूरा जीवन ही मैंने सीखने में ही बिताया। या तो प्रैक्टिकल जो खुद किया, उससे समझ में आया, वो सीखा। और उसके बाद अगर कोई बच्चा भी घर में छोटा, अगर हम बात कर रहे हैं और वो बीच में बोल देता है, तो उसकी बात मैं सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ, हो सकता है वो सही हो, और कई बार बच्चे ही सही होते हैं। जो ज्ञान, जो दिमाग आज के बच्चों के पास है, वो हमारे पास नहीं है ना। तो बच्चे भी अगर बोलते हैं तो वो सुनते हैं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो तो आप हर पल किसी ना किसी से आप सीखोगे। अभी आप दोनों बच्चों से सीख रहा हूँ कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं। नहीं तो नहीं सीखने का जो है वो हमेशा ही निरंतर, वो तो जीवन भर चलता ही रहेगा। सर, जैसे अभी अपन ने इतनी बातें करी, इतना तो पता पड़ गया कि सोसाइटी में इज्जत तो पैसे की ही है। तो जैसे आप इस मुकाम पे आ जाएं, तो यहाँ से कभी आपको तो आजकल बहुत ऑफर आते होंगे कॉलेज से कि आइए चीफ गेस्ट के रूप में, आइए भाषण हाँ, दीजिए। गया भी हूँ कई जगह में, चीफ गेस्ट के कार्यक्रमों में कई जगह में गया हूँ चीफ गेस्ट बन के। अच्छा लगता है मुझे भी बच्चों के बीच में जाना। और जहाँ भी आप जाते हो वहाँ से 2 चीज़ नई सीख के आते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मौका लगता है कहीं जाने का, और स्पेशली स्कूल कॉलेजेस बच्चों के साथ ज़्यादा रहने से आप ज़्यादा सोच सकते हो, ज़्यादा सोचते भी हो, फिर उनको देखते हो, समझते हो, उनके साथ उठते बैठते बात करते हो, तो कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं सामने जो अपने को सीखने लायक होती है। तो मैं जाता हूँ। जैसे आज हम आए तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला आपसे भी। ऐसा नहीं है बेटा, वो तो आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा अरे बोल नहीं रहे सर, हैं। बड़प्पन आपका है सर ये। सर, पॉलिटिक्स के बारे में आपके क्या विचार हैं? पॉलिटिक्स आजकल की जो है वो थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता कि ठीक है वो तो। और वैसे भी मेरा तो बचपन से ही मानना है, किंग मत बनो, किंग मेकर बनो। इसीलिए पॉलिटिक्स में मैं कभी गया नहीं, पर काफ़ी मित्र हैं मेरे, काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ। और ऐसे कोई काम है नहीं कि अपने को राजनीति की या सब ज़रूरत पड़े। हाँ, वोट डालने में हमेशा जाता हूँ, क्योंकि वो अपना अधिकार है, और अपने वोट से ही सही व्यक्ति का चुनाव होता है। सही बात। तो मैं वोट डालने ज़रूर जाता हूँ, पर पॉलिटिक्स से काफ़ी दूरी बना के रखता हूँ। नहीं सर, बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल पॉलिटिक्स बहुत डर्टी पॉलिटिक्स बोल सकते हैं इसको, बहुत डर्टी पॉलिटिक्स हो गई हमारी आजकल। पहले से तो फिर भी सुधार है। बीजेपी ने आके काफ़ी अच्छा काम किया, या बीजेपी हो कांग्रेस हो, देखो एक घर में भी कई
सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते, एक उंगलियां भी बराबर नहीं होती। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि कांग्रेस खराब है, बीजेपी खराब है, सब अच्छे हैं। कुछ लोगों के कारण वो खराब आप बोलना उचित नहीं है। सर एक बात मुझे आपसे पूछनी है, आप अगर अपने यंगर सेल्फ को, यानी कि जब आप छोटे थे, हमारी एज के थे, उसको आप कोई एडवाइस देना चाहें तो वो एडवाइस क्या होगी? जो भी काम करो पहले परफेक्टली उसको सोचो, समझो, देखो, उसके बाद करो। आजकल क्या होता है ना, बच्चों को जल्दी अमीर होने का बहुत वो रहता है। जी। अमीर बनना अच्छी बात है, जल्दी बनना बुरी बात है, क्योंकि वो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत काम जरूर करेगा। कहीं भी आप देखना, और 1000 में से, लाखों में से एक आध बंदा है जो जल्दी अमीर हो सकता है, पर जी। जरूरी नहीं वो गलत काम करके ही जल्दी अमीर हुआ। पर बच्चे गलत काम करके जल्दी अमीर होना, उसमें मेहनत नहीं लगती ना बेटा। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये सोचना है मेरा कि आपको अगर बिना मेहनत किए पैसा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं गलत गलत आएगा। सही बात है। बस इसका ध्यान रखो और तरक्की करो। यानी कि मेहनत करो, एक्सपीरियंस गेन करो और फिर अपने आप तरक्की हो बिना जाएगी। सोचे समझे कोई भी काम ना करो। सर जब ये कंपनी ग्रो करने लगी थी, तो जिस जिस मुकाम पर आप एक समय सोचते थे कि आप होंगे या फिर ये कंपनी होगी, जब उस मुकाम तक ये कंपनी पहुंच गई, तो आपके इमोशंस किस तरह के थे उस टाइम? आज भी सोच के बहुत खुशी मिलती है। जो सपने में भी नहीं सोचा था उस मकाम पे हम आ चुके हैं, बैठे हैं। तो लेकिन एक बात है बेटा, जैसे जैसे आप मुकाम मंजिलें हासिल करते चले जाते हो, आपका और मानव स्वभाव है, अरे यार यहाँ तक आ गए, चलो वहाँ तक चले, अरे यार वहाँ तक आ गए, चलो और आगे चले। तो इसका कोई अंत नहीं है। अच्छे काम करो, सामाजिक काम करो और साथ साथ बिजनेस ग्रो करो, वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। सर आपको क्या लगता है कि जीवन में मेहनत ही सब कुछ है या फिर किस्मत का भी कोई रोल होता है? जो मेहनत करेगा उसकी किस्मत तो खुलेगी ही खुलेगी। ये कहीं भी आप नोट डाउन कर लेना, जिसने भी मेहनत की है उसकी किस्मत खुली है। अब आप बोलोगे कि एक मज़दूर भी तो मेहनत करता है, फिर उसकी किस्मत क्यों नहीं खुली? उसकी किस्मत में वो अगर मान लो मेहनत कर भी रहा है, तो वो जो सुबह से शाम तक वो दारू पी के 80% 90% मजदूर वही पैसा बचा के वो आगे मेहनत करके बिजनेस कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, फ्रूट का ठेला लगा सकता है, एनी कुछ भी। लेकिन ये क्या करता है बंदा, अपने को पैसे मिले, घर का अनाज उस दिन का ला के दे दिया, बाकी दारू में उड़ा दिया। किस्मत उसकी भी खुल सकती है, पर बिना मेहनत के किस्मत नहीं खुलती। यहीं से एक और माइंडसेट आपका पता पड़ता है कि आपने दो तरीके के लोगों के बारे में यहाँ पे बताया। पहला जो कमाएगा दारू में खर्च कर देगा, और दूसरा जो कमाएगा अपनी रोजी रोटी चला के दोबारा बिजनेस में लगाएगा। तो धंधे का तो नियम ही यही है जो अभी आपने बताया। बराबर। तो जैसे सर आजकल आप आपकी फैमिली में देखा जाए, बाकी लोग दूर के रिश्तेदार हो गए, ये सब हो गए, वो सब भी बिजनेस में लगे हैं, जॉब कर रहे हैं। अब जैसे मेरे डैडी और ये 5 भाई, उनमें से 3 बिजनेस में, एक विंग कमांडर एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं और एक मेजर जनरल की पोस्ट से आर्मी से रिटायर हुए हैं। उनके बच्चे सब बाहर हैं, वो सब जॉब कर रहे हैं। हम जो व्यापार में थे, जितने लोग, 3 डैडी के 3 भाई, उनके बच्चे अभी तो बाकी सब पढ़ ही रहे हैं, हम भाई लोग साथ में हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आज के टाइम पे अगर देखा जाए, आपने एक स्टेटस आपने लाइफ में पा लिया है कि हाँ आपने इतना करा, एक स्टेटस है अब आपके पास। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर आप किसी शादी या किसी फंक्शन, फैमिली फंक्शन में जाते हैं, तो वहाँ पे उस नज़र से देखा जाता है आपको कि हाँ यार कोई आया है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर आप रिश्तेदारी की बात करो तो मैं जैसे पहला था वैसा आज भी हूँ। आप दोस्तों की बात करो तो मैं जैसे पहले था वैसा आज भी हूँ। तो मुझ में ऐसा कोई चेंज नहीं आया जिस कारण कि मेरे रिश्तेदारों को मुझे बहुत टोकना पड़े या कोई ईगो हो मुझ में, या ऐसा मैं हूँ ही नहीं। और मैं डाउन टू अर्थ जैसे शुरू से था, मैं आज भी वैसे ही हूँ। सारे मेरे मित्र मंडली जितनी भी होती है, मैं उनके साथ वैसे ही रहता हूँ, चाहे वो कुछ कोई भी फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, किसी भी पोस्ट पे हो, कुछ फ्रेंड है यार, उसमें क्या ईगो भाईचारा। दिखाना और क्या पैसा दिखाना। और पैसा तो आज है, कल नहीं हुआ तो वही दोस्त और वही रिश्तेदार काम आएंगे ना। इसलिए पैसे का कुछ
स्टेटस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे हो वैसे रहो तो ज़्यादा खुश रहोगे और ज़्यादा जवान रहोगे। सर आप ज्योतिष शास्त्र वगैरह, राशि भविष्य, इन सब में मानते हैं आप? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। मतलब चलिए। एकदम घुसा हुआ नहीं हूँ, पर चूंकि अपने पूर्वज लोग सब बोलते हैं, बताते हैं, और आज पूरा ब्रह्मांड चल ही इसी से रहा है, तो मानने में बुराई नहीं है। नास्तिक नहीं हूँ, पर इतना आस्तिक भी नहीं हूँ कि उसके पीछे दीवाना, ऐसा भी नहीं है। नहीं, आजकल कई सारे फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं के चलते, कई ढोंगी आ रहे हैं आजकल इन सब हाँ, में। बिल्कुल तो वो ठीक है। समझना इंसान को पहले पड़ेगा कि कौन सच्चा है कौन आप झूठा उतना है। घुसो ही मत ना कि वो आपको ठग ठग सके। मेन चीज़ सर, मैं तो जो मानता हूँ वो मानता हूँ कर्म पे, कि आप कर्म अच्छे रखो आपके साथ अच्छा ही होगा। बिल्कुल ठीक तो कह ये रहे हो बेटा आपकी आप। भी यही सोच होगी सर, कर्म। 100% यही है, मेन चीज़ 100% कर्म। यही है। चलिए सर, आपके शेड्यूल पे आते हैं थोड़ा। आपका हेक्टिक शेड्यूल रहता होगा बहुत, सुबह आके प्लांट में देखना, सब कुछ मैनेज करना, फैमिली को टाइम देना। तो शुरू से सुबह उठने से रात तक सोने तक बीच में क्या क्या काम आप करते हैं? पहले ज़रूर बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, फिर पिछले 3-4 साल से मेरा रूटीन बड़ा प्यारा है। सुबह 5 बजे उठता हूँ, 4:30 से 5 बजे के आसपास नींद खुलती है। 5 किलोमीटर वॉक पे जाता हूँ। उसके बाद आके वाइफ़ के साथ पहली चाय वाइफ़ के साथ पीता हूँ, क्योंकि बाद में क्या होता है ना कि 9 बजे नहा धो के रेडी होके पूजा करके अपना टिफ़िन लेके निकल जाता हूँ। फिर शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक फैक्ट्री पे रहता हूँ, मंडीदीप। फिर यहाँ से जब शाम को 6:30 बजे 7:30 बजे तक घर जाता हूँ, हाथ मुँह धो के रेडी होके डिनर टेबल पे 7:30 पौने 8 तक 8 बजे तक खाना खा ही लेता हूँ। उसके बाद अपना 10 बजे तक परिवार के साथ बैठे बातचीत की और सोने चले गए। जब नींद आ जाए 11 तक तो आ ही जाती है। ये रूटीन है और ये काफ़ी समय से सेम रूटीन है। तो सर आपकी कोई हॉबीज़ वगैरह हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं फॉलो करना? परिवार के साथ बैठ के गप्पे मारना या दोस्तों के साथ घूमने जाना, गप्पे मारना। यानी परिवार और दोस्तों के साथ रहना सबसे बड़ा आपके लिए। तो सर एक क्वेश्चन और था, सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं? आपके लिए सक्सेस क्या है? सक्सेस का कोई अंत तो है नहीं, हाँ। जितनी मिलती जाए, बस सक्सेस सर पे ना चढ़े। सक्सेस अच्छा है, अच्छा लगता भी है कि सक्सेस मिल रही है, बढ़िया है, पर वो सर पे ना चढ़े कभी। मैं तो यही मानता हूँ। ये सर आपने बहुत गहरी बात बोली कि सक्सेस सर पे ना चढ़े। काफ़ी, देखिए लाइफ में सबके उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ, तो उतार चढ़ाव तो ठीक है, जब आदमी अपने टॉप पे रहता है, बिल्कुल अपने सुप्रीम पे रहता है, तब तो ठीक है, वो एंजॉय कर रहा है लाइफ को। लेकिन जब एकदम ऊपर से आदमी नीचे गिरता है ना, तो टूट जाता है वो आदमी। तो ऐसा कभी आपकी लाइफ में हुआ है, और अगर हुआ है तो आपने उससे कैसे डील करा है? हमने पहले ही बताया था कि 92 में हम लोग कर्जा लेके आए थे। अगर आदमी अकेला गिरता है तो उठने में उसे तकलीफ़ होती है, और जब जॉइंट परिवार है, साथ में गिर रहा है, सब जल्दी से खड़े हो जाते हैं और उठा देते हैं। एक के सहारे एक के सहारे एक आदमी आगे बढ़ जाता है। इसलिए मेरा तो मानना ये है कि जॉइंट परिवार में रहो, सक्सेस अपने आप मिलेगी, और उतार चढ़ाव में आपको कठिनाई कहीं नहीं आएगी। आप एक एक सीढ़ी फटाफट चढ़ लोगे, क्योंकि आप जॉइंट परिवार में रहते हो, जॉइंट बिजनेस है, जॉइंट में लोग हैं, तो एक जगह हाथ पांव नहीं मारना है। 10 लोग हैं तो 10 जगह हाथ पांव मार रहे हैं, तो पैसा जल्दी जनरेट होता है। और कोई भी बिजनेस होगा, गिरना चढ़ना तो ये होता ही रहता है। किसी समय गिरेगा, किसी समय उठेगा, तो ये तो बिजनेस है, रिस्क। तभी तो लोग नौकरी पसंद करते हैं कि कम से कम ये मालूम है कि इतना पैसा हर महीने घर आएगा ही आएगा, आप करो या मत करो। लेकिन बिजनेस ऐसा नहीं है, इसमें आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ ध्यान देना पड़ता है, जरा सी चूक महंगी पड़ती है। सर आज के टाइम पे अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं, अपने स्कूल की क्या बात करूं, एक कॉमन में बात करूं, आजकल एक सिचुएशन ऐसी बन चुकी है, लोग स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाते, लोग लड़कीबाजी करने के लिए जाते हैं। बहुत बेकार कल्चर हो चुका है आजकल स्कूलों में, कि जा रहे हैं एक के साथ रिश्ता बना लिया, फिर एक को छोड़ दिया, हर महीने चेंज हो रहा है उनका। तो आपके समय ऐसा कुछ था सर, आपके स्कूल टाइम में? ऐसा किसी का भी समय नहीं हुआ कि ये सब ना देखा हो, ना किया हो। आजकल का क्या हो गया है, एक तो टीवी, मोबाइल, इन सब ने बहुत आगे बच्चों को जल्दी बड़ा कर दिया एक तरह से। और पहले जॉइंट परिवार हुआ करते थे, काफ़ी लोग साथ में रहते थे, मोहल्ले के 10 लोग ध्यान रखते थे आस पड़ोस के बच्चों का। अब
एकल परिवार होने से माँ बाप चले गए नौकरी पे, बच्चे हैं घर पे टीवी पे कुछ भी देख रहे हैं गंदा संदा। बच्चों का जो माइंड होता है वो बहुत छोटा होता है, उनको जिस तरफ ले जाओगे उस तरफ चले जाते हैं। तो मेरा मानना ये है, एक तो अब वापस से घूम के जॉइंट परिवार आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ में रहना चाहिए। मोहल्ले में जो आज पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है, पहले तो हमें बाहर पड़ोसी जाके ठुकाई, गलत काम देख ले तो बिना मम्मी पापा से पूछे ठुकाई कर देते थे। आज पड़ोसी ठुकाई करके बता दे, मम्मी पापा चढ़ जाते हैं। तो ये सब जो गलत आधुनिकता की तरफ जो भाग रहे हैं ना, और आप अमेरिका वगैरह में देखो, यहाँ इंडिया का कल्चर अपना रहे हैं और अपन वहाँ का अपना रहे हैं, तो ये तो गलत है। मेरे हिसाब से अपने को वापस पुराने ज़माने में जाना चाहिए, बच्चों के साथ बैठ के बातचीत करना चाहिए और साथ में जॉइंट परिवार, काका बाबा बुआ मौसी सबके बारे में जानकारी हो कि ये है, ऐसे बैठ के अपने को वहाँ पर साथ में रहने की कोशिश करना चाहिए, जिसके कारण ये बच्चे वापस से वो, और एक आंख से डरना चाहिए बच्चा। आपको मारना पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, उस बच्चे को पता होना चाहिए कि यार पापा क्या चाहते हैं या मम्मी क्या चाहती है, समझना चाहिए। ये एक आंख के इशारे से वो अगर वापस कल्चर आ जाएगा तो आप इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। जैसे हमारी कॉलोनी है, आसपास के कुछ 5-6 घर, मतलब वो परिवार की तरह ही हैं हमारे। हम कुछ भी करेंगे वो हमें समझाएंगे, हम उन्हें बताएंगे, तो मतलब वो दिवाली के दिन सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। लेकिन ये कल्चर आज कहीं ना कहीं कम हो रहा है। कहीं ना कहीं नहीं बेटा, ये मेरे हिसाब से तो 80% नहीं बचा। आजकल फ्लाइटों वाला कल्चर आ गया ना सर। हाँ, सब फ्लाइट में रहते, नीचे वाले को कोई जानता नहीं, सामने वाले से मिलना नहीं। हाँ ऐसा हो गया। हाँ हाँ, बराबर है बिल्कुल। और टाइम भी नहीं है लोगों के पास, पर ये टाइम निकालना पड़ेगा। जो आपके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो बच्चे आपकी कब सुनेंगे। एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर आज आपके पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए होते, सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़, और आपको स्क्रैच से चालू करना होता, आपके पास कुछ नहीं होता, और इस मुकाम पे आने के लिए आप उसको किस तरह से यूज़ करते? पैसा पैसे को खींचता है जी। ठीक है, तो वो 1 करोड़ से मैं कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस, 1 करोड़ में तो ठीक ठाक बिजनेस शुरू हो सकता है। तो पहले तो बिजनेस स्टार्ट करूँगा, फिर उस पर बैंक से या कहीं से भी लोन लेके फंडिंग लेके, और फिर 1 करोड़ से स्टार्ट करके और 10 करोड़ का लोन लेके और फिर नया ABCD से बिजनेस शुरू करूँगा। तो क्या आप डेयरी का ही बिजनेस चालू करते? जिस बिजनेस में आज 53 साल हो गए मुझे, जी। उम्र मेरी 53 साल हो गई है, लगभग 40 साल तो मैंने इसी बिजनेस को देख के निकाले। तो ABCD क्यों गिनूंगा, जब जितनी स्पेलिंग आती है उसके आगे बढ़ूंगा ना। जी सर। सर एक चीज़ है, कोई बंदा अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा है या एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो आपको लगता है एक बिजनेसमैन में होनी चाहिए, वो क्या है? एक तो गंभीर होना चाहिए बंदा, और कुछ भी चीज़ चालू करने के पहले उसको ये ना लगे कि यार ठीक है हाँ करते हैं, उसके बारे में डिटेल में पूरी जानकारी निकाले कि वो क्या बिज़नेस करना चाहता है, ट्रेंड क्या चल रहा है बाज़ार का और क्या सही है, उस हिसाब से वो लाइन अप करके अगर चलेगा, पहले देखे, बिज़नेस समझे, मार्केट सर्वे करे, ये सब करते करते उसको 6 महीने लगेंगे। और कोशिश करे कि वो जो बिज़नेस करना चाहता है वो कहीं और चल रहा है तो वहाँ के बंदों से बात करे और वहाँ महीने भर कम से कम उस बिज़नेस में जाके अपना काम करे, भले ही वो फ्री ऑफ कॉस्ट करे कि सीखने के हिसाब से, तो वो जल्दी सक्सेस मिलेगी उसको। नहीं तो गलतियां कर कर के वो आदमी घबरा जाता है, फिर उसके बाद वो सोचता है अरे यार ये तो अपने से ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो पहले प्लानिंग नहीं की, कुछ नहीं किया और शुरू हो गए, पैसा आया पास में और शुरू हो गए बिजनेस करने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर जैसे आपके जो बेटे हैं उनने भी अपना एक ब्रांड शुरू करा है रिवाया के नाम से। जी, तो वो ब्रांड वो अपने दम पे बना रहे हैं, उनने आपसे कुछ सीखा, कुछ जाना? मछली के बच्चे को, बतख के बच्चे को कोई तैरना सिखाता है? नहीं। नहीं। वही ऐसे ही एक बिजनेस जिसने अपने खून में हो, देखा हो, दादाजी का, पिताजी का, तो इनको आइडियाज़ आते हैं। पहले हमारा जो हमने पढ़ाई की कैसे की, अब ये MBA वगैरह करके आए हैं बाहर से और अच्छा सा पढ़ के आए हैं, तो ये टैलेंटेड बच्चे हैं और ये इनने दुनिया देखी है। हमने उज्जैन में पढ़ाई की तो उज्जैन से भोपाल देखा, भोपाल से उज्जैन देखा, ज़्यादा हम कहीं ऐसे गए आए नहीं। तो इनका ये है कि इनने दुनिया देखी हुई है,
और मेरा ये मानना है कि बच्चे को आप अकेला छोड़ दोगे, खुद के दम पे करने दोगे, क्या होगा, चलते बिजनेस में दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नुकसान हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बिजनेस चल रहा है तो आप दूसरा स्टार्ट कर सकते हो। एक अगर लॉस में है, दूसरा कुछ चालू किया फिर वो लॉस में है, तो उससे दिक्कत जरूर आती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर एक बिजनेस अच्छा चल रहा है तो बच्चे को फ्री छोड़ो, उसको इसके दम पे करने दो, जब जो हर्डल्स आएंगे वो क्रॉस करेंगे तो सीखेंगे, नहीं तो हमेशा पापा 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 करते रहेंगे, वो नहीं होना चाहिए। बच्चे को छोड़ दो। और एक बिजनेसमैन के बच्चे को ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है सिखाना नहीं चाहिए, और एमबीए किया है, देखते क्या करते हैं। नहीं, ये डेफिनेटली आपने बहुत सही बात करी, और मैं बिल्कुल यही विश करूंगा कि भैया का ब्रांड बहुत अच्छा बढ़े, ग्रो Thank you. करे। सर, मान लीजिए आपको समय पीछे जाने का मौका मिले, तो आप अपनी ऐसी कौन सी गलतियां जिसको सुधारना चाहेंगे आप? कुछ ऐसी गलती आपने बचपन में करी हो? मेरा जवानी में? बचपन से ही है कि अगर मेरे से गलती हुई है, मैंने तुरंत कान पकड़ के माफ़ी मांगी। ये मेरे बचपन का ही रूल है, और आज भी अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मुझे माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं आती। तो मैं पहले मांग चुका माफ़ी, बार बार क्यों मांगूंगा। सही बात है। अब आप वैसी गलतियां करते ही नहीं है ना कि माफ़ी मांग ऐसा नहीं, मैं भी इंसान हूँ बेटा, भगवान तो हूँ जी। नहीं। अगर मैं इंसान हूँ तो गलतियाँ तो होंगी। लेकिन कोई आप उसी टाइम माफ़ी दूध मांग का लेते बिजनेस है, दूध का धुला हुआ नहीं हूँ। हैं। ठीक है सर, अब मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपनी तरफ से एक मैसेज दें कि उन्हें अगर एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, उन्हें अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उन्हें किन चीज़ों को अडेप्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये मानना है मेरा, एक तो कोई भी काम शुरू करो, मेहनत से मत घबराओ, पूरा आप उसके लिए ये मतलब ईमानदारी से करो। उसमें ये नहीं होना कि यार काम तो ये कर रहे हैं लेकिन दिमाग में दूसरा काम भी है। जिस काम को कर रहे हो उस काम को परफेक्टली, उसी काम के पीछे भूत की तरह लग जाओ। ऐसा नहीं, विक्रम बेताल वाला नहीं कि गया आया रोज नई कहानी नहीं होना। भूत की तरह पीछे लग जाओ, और 100% सक्सेस मिलती है अगर आप मेहनत से, ईमानदारी से किसी भी काम को करते हो। कभी स्कूल कॉलेज में लड़ाई हुई है सर आपकी, किसी को धो धा के आए हो कभी? सबके सामने नहीं पूछो तो अच्छा है। और वैसे हमारी गैंग हुआ करती थी, और मैं शुरू से ही मॉनिटर रहा, और चूंकि उस ज़माने में मेरे पास पैसे अच्छे रहते थे, क्योंकि मैं खुद काम करके खुद के पैसे से दोस्तों को खिलाना पिलाना, तो गैंग काफ़ी बड़ी थी मेरी, क्योंकि सबको पता था कि पैसा तो इसी के पास है। इस बारे में थोड़ी और बात करेंगे सर, कुछ और बताइए। मार पिटाई तो करी भी, ऐसा नहीं है नहीं करी, दूध के धुले नहीं है, लेकिन उस लेवल तक नहीं की कि कभी थाने जाना पड़ा या कुछ गलत हो गया या किसी का अंग भंग हो गया, ऐसा कुछ, ऐसा इतना मारा पीटी नहीं हुई, झूमा झटकी, और ये तो नॉर्मल है। सर, तो थोड़ा ऑडियंस को मोटिवेट करने ये भी बता दीजिए कि आप पे गाड़ी कौन कौन सी है? BMW है, ईसुजू है, वरना है, और गाड़ियाँ तो 6-7, इनोवा है 2, ओके, स्विफ्ट डिज़ायर है एक, और मारुति की वो कौन सी गाड़ी है, सियाज, मर्सिडीज वगैरह भी? मर्सिडीज़ है। ठीक है, तो इतने में तो काफ़ी लोग मोटिवेट हो ही गए होंगे यहाँ पे भी, क्योंकि आजकल दिखावा है। मेरी एक सेकेंड, अभी आपको ये बताऊं, क्योंकि जॉइंट परिवार है, इतने लोग गाड़ी चलाने वाले घर में हैं, इसलिए इतनी गाड़ी है। सबकी मिला के वो मेरी है, मेरी भी मेरे भाइयों की है। तो अब आपको बताया ना कि 8 गाड़ी 7 गाड़ी अगर है, तो अगर मैं अकेला होता तो आज क्या बोलता, मेरी एक गाड़ी है। आज हम जॉइंट परिवार में, मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास 7 गाड़ी है। तो बांटने से बढ़ता है, वो वाली बात है। सर, आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।